नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पार्ट 2 में। पहले पार्ट में हमने बात कर लिया था कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। उसके बाद हम कई सारे अधिवेशन के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें कि हम 31वां अधिवेशन लखनऊ 1916 के बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अधिवेशन के बारे में हम बात करेंगे, जो 32वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1917 में। इस अधिवेशन की जो खास बात ये थी कि इसमें जो थी एक जो अध्यक्ष बनी थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। ये प्रथम विदेशी महिला थी और प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये विदेशी महिला थी। ये जो है आयरलैंड की रहने वाली थी। ये यहाँ पे आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के संचालन के लिए। एक्चुअली में थियोसॉफिकल सोसाइटी एक सोसाइटी था, कल्चरल बेस्ड जो एक सोसाइटी था। इसको चलाने के लिए इसको ये इंटरनेशनल लेवल का सोसाइटी था, तो इनको भेजा गया भारत में इसके संचालन के लिए। जब यहाँ भारत आई तो यहाँ का इनको कल्चर इतना अच्छा लगा कि ये यहीं पे रह गई और बाद में ये कांग्रेस से जुड़ जाती है और ये 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है और प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। दूसरा चीज, इस अधिवेशन का क्या खास बात है कि सर्वप्रथम इस अधिवेशन में तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में तिरंगे झंडे को अपनाया गया था, तो 32वां अधिवेशन कलकत्ता में 1917 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट कर रही थी। अब हम बात करेंगे 33वां अधिवेशन जो 1918 में हुआ था दिल्ली में। इसका जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। इस अधिवेशन में जो खास बात है, इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग पे जोर डाला गया और बहुत बड़ा जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट इस अधिवेशन का है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। यहाँ पे फिर से गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, लेकिन वैलेंटाइन सिराल से संबंधित मुकदमे के सिलसिले में वो ब्रिटेन चले गए थे। इस वजह से मदन मोहन मालवीय जी को इसका अध्यक्ष बना गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा जाता है कि वैलेंटाइन सिराल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो ये क्वेश्चन बनता है, वैलेंटाइन सिराल ने किसके बारे में कहा था? वो भारतीय अशांति का जनक है, वो ब्रिटेन के थे। तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा था कि ये भारतीय अशांति का जनक है। बाल गंगाधर तिलक को जो है एक बार सजा सुनाया गया था। उसी में मैक्स मूलर ने तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात 17 फरवरी 1898 को प्रिवी काउंसिल के सदस्य सन जॉन लुबाक से एक पत्र में दिया कि वकालत करते हुए कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इनको मांडले जेल वर्मा में रखा गया था। वहीं पे इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य नाम की पुस्तक किसने लिखा था और कहाँ पे लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था और जब उनको कारावास हुई थी मांडले जेल में, वहां पे वर्मा में इन्होंने लिखा था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। तो ये थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो कुल मिलाकर 33वां अधिवेशन में दिल्ली में जो 1918 में जो हुआ था, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदी भाषा पर जोर देने के लिए कहा गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण इस अधिवेशन का रहा कि कांग्रेस का फिर से दूसरा विभाजन हो जाता है। पहला विभाजन 1907 में
सूरत में हुआ था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा विभाजन जो है 1918 में हुआ था, जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय जी। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था और कौन से सन में हुआ था। तो 1918 में हुआ था। एक्चुअली जैसे कि अभी आपने देखा था कि जो रेगुलर एक साल में जो अधिवेशन होता है वो 1918 में दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। लेकिन एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1918 में, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने किया था। अब विशेष अधिवेशन जब कोई विशेष काम होता है तभी बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा क्या काम हो गया था जिसकी वजह से 1918 में विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा? इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई तथा रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए अधिवेशन बुलाया गया। उस समय रॉलेट एक्ट आ गया था, जो कि बहुत ही कठोर कानून था, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पहला विशेष अधिवेशन 1918 में बुलाया गया था, जो बंबई में हुआ था। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। अब हम बात करेंगे 34वां अधिवेशन के बारे में, जो 1919 में अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। अब अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या खास बात थी? एक्चुअली इसमें जो आप जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो उसी वजह से ये अधिवेशन वहीं पे बुलाया गया और जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का भी निर्णय अधिवेशन में लिया गया था। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के 35वां अधिवेशन, जो 1920 में नागपुर में हुआ था। इसका जो अध्यक्षता किया था वो थे सी विजय राघवाचारी जी। वास्तव में इस अधिवेशन में हुआ क्या था? चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, यानी 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, उसका प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने रखा था। कौन से अधिवेशन में? नागपुर में 1920 में, जिसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात कही गई। तो इसमें पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों की विभाजन की बात कहाँ, कौन से अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति की घोषणा की, यानी जो देसी रियासत होते थे उसके लिए इन्होंने, उनका क्या नीति होगा कांग्रेस का उनके लिए, तो वो पहली बार इसी अधिवेशन में घोषित किया गया। उसके बाद कलकत्ता में विशेष अधिवेशन होता है 1920 में। पहला विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था और दूसरा विशेष अधिवेशन 1920 में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में हुआ क्या, क्यों जरूरत पड़ी थी विशेष अधिवेशन की? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 का जो विशेष अधिवेशन था वो किस लिए बुलाया गया था और कहां बुलाया गया था? कलकत्ता में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया था और इसका कुछ जो नेता लोग थे वो इनका विरोध किया था, यानी ये सहमत नहीं थे। जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह, ये सारे इनका विरोध किया था, लेकिन फिर भी ये प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो जाता है। अब हम बात करेंगे 36वां अधिवेशन, जो 1921 में अहमदाबाद में हुआ था। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, लेकिन जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां को दिया गया
और चितरंजन दास का जो भाषण था उसको सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। उसके बाद 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। इसका अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया था। अब क्या होता है, इस अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और 1923 में होने वाले चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया, यानी मना कर दिया। अब स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मेन मकसद ये था, ये ब्रिटिश सरकार में शामिल होकर के, यानी ब्रिटिश सरकार जो एक कानून बनाया था जिसमें कि सभी लोग अपना भागीदारी दे सकते हैं, जो पार्टी भारतीय पार्टी को भी भागीदारी करने का जो है उसमें छूट दिया था। तो ये इनका कहना था क्यों ना सरकार में शामिल होकर के फिर जो भी सरकार की नीति है उसका विरोध किया जाए और अच्छे नीति के बारे में कहा जाए। इस वजह से इन्होंने पार्टी की स्थापना की और सरकार में जो चुनाव होता था उसके लिए 1923 में चुनाव हुआ था, उसमें भागीदारी करने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस ने खारिज कर दिया। लेकिन इन्होंने माना नहीं। फिर ये चितरंजन दास जो थे कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन दे करके हट जाते हैं। अब हम बात करेंगे 38वां अधिवेशन काकीनाडा बंगाल में हुआ था 1923 में, जिसका अध्यक्षता किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। मौलाना मोहम्मद अली जो थे ये कामरेड समाचार पत्र का संपादक इन्होंने किया था। तो ये काफी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कामरेड समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, तो मौलाना मोहम्मद अली। और 1923 में एक विशेष अधिवेशन इसका हुआ था जो कि दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद किया था, जो कि सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष थे। अब बात करेंगे 39वां अधिवेशन 1924 बेलगांव में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 39वां अधिवेशन, यानी नाम भी पूछ देता है, नंबर भी पूछ देता है। 39वां अधिवेशन 1924 ईयर भी पूछता है और कहाँ हुआ था, बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है। और इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार ही किया था, वो इसी अधिवेशन 1924 में बेलगांव में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसमें हुआ क्या था, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए और इसमें गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति मिली। गांधी दास पैक्ट क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39वां अधिवेशन बेलगांव 1924, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे एकमात्र अधिवेशन का, ये कर्नाटक में हुआ था। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे और गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति मिली। अब हम बात करेंगे 40वां अधिवेशन जो 1925 में कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ये तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो सरोजनी नायडू। कौन से अधिवेशन में, तो 1925 में कानपुर में, जो कि 40वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में हुआ क्या था, तो हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किंतु पारित नहीं हो सका। सरोजनी नायडू ने प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिस्सा लिया था। पहली बार जो सरोजनी नायडू ने कांग्रेस में हिस्सा लिया था वो 1916 में लिया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इससे रिलेटेड ये भी बन जाता है कि ये प्रथम बार कांग्रेस में कब शामिल हुई थी, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद हम बात करेंगे 41वां अधिवेशन जो 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एम श्रीनिवास अयंगर ने किया था। इस अधिवेशन में क्या था खास बात, तो कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, तो 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एम श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे। अब हम बात करेंगे 43वां अधिवेशन
जो कि 1928 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारने की बात की गई सरकार से। स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को कहा गया। कांग्रेस का एक विदेश भाग स्थापित किया गया। तो ये सारी चीज जो है 43वां अधिवेशन में हुआ था। तो 43वां अधिवेशन में क्या हुआ था, 1928 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने की बात की गई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसको सरकार से स्वीकार करने के लिए कहा गया। अगर स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को कहा गया। कांग्रेस का एक विदेश भाग भी स्थापित किया गया। अब हम बात करेंगे 44वां अधिवेशन, जो कि 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 43वां इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने किया और 44वां ये खुद कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में हुआ क्या था, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। और 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अब हम बात करेंगे 45वां अधिवेशन, जो कि 1931 में कराची में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में हुआ क्या था, मूल अधिकारों की मांग शामिल, प्रस्ताव बनाया जवाहरलाल नेहरू ने, आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव रखा गया, गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया और गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति दी गई। तो ये सारे चीज 45वां अधिवेशन 1931 के कराची में जो हुआ था, ये सारी चीज हुआ था। तो गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति कौन से अधिवेशन में दिया गया था कांग्रेस के, तो 1931 के कराची में। और गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित कौन से अधिवेशन में किया गया, तो कराची में। तो ये सारे चीज कराची अधिवेशन से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करेंगे 48वां अधिवेशन, जो कि 1934 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, मंत्री श्री कृष्ण दास, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी, मंत्री जवाहरलाल नेहरू। यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। यानी ये 50 साल पूरे होने पर यह अधिवेशन होता है, जो कि स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह कौन से अधिवेशन था जो कि स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया था, बंबई के अधिवेशन 1934, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें कई सारे काम हुआ, जिसमें कि कांग्रेस समाजवादी की स्थापना हुई, अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना हुआ, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया और मंत्री श्री कृष्ण दास को, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी और मंत्री जवाहरलाल नेहरू। यह अधिवेशन किस लिए था, स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में, जिसमें जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1934 में। किसने किया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। अब 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे 49वां अधिवेशन के बारे में, जो 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद कब निर्धारित किया गया था और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 50वां अधिवेशन की बात करें तो 50वां अधिवेशन 1937 में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के एक फैजपुर गांव में हुआ था। फैजपुर गांव
ये पहली बार ऐसा अधिवेशन हुआ कि किसी गांव में अधिवेशन हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन एक गांव में हुआ था और कौन से गांव में हुआ था। तो फैजपुर में हुआ था 1937 में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें क्या हुआ था, एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। तो ये देख सकते हैं फैजपुर गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करेंगे 51वां अधिवेशन जो हरिपुर गुजरात में 1938 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो हरिपुरा में 1938 में अधिवेशन हुआ गुजरात में, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में क्या खास रहा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसमें रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और इसमें भारत के स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। उसके बाद क्या होता है, 52वां अधिवेशन होता है त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, जो जबलपुर के पास है 1939 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश का। एक्चुअली में हुआ क्या था इस अधिवेशन में कि 2 आदमी इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनना चाहते थे। एक्चुअली में पहली बार अध्यक्ष के लिए एक वोटिंग कराया गया, जिसके कि अभी भी वोटिंग होता है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं तो अभी भी वोटिंग कराया जाता है और तभी अध्यक्ष बनते हैं। तो उस समय पहली बार वोटिंग के द्वारा अध्यक्ष बनने के लिए तय हुआ। तो एक तो सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरा पट्टाभी सीतारमैया थे। तो गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस का अध्यक्ष बने 1939 में। अब इसके लिए क्या होता है, वोटिंग शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि सीतारमैया को 1377 वोट मिलता है और सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिलता है। तो यानी ये हो गया कि गांधी जी जिसको समर्थन कर रहे थे उसको 1377 वोट ही मिला और सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिल गया। इससे गांधी जी काफी नाराज हो गए। वो कहने लगे कि अब तो मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है पार्टी में, मतलब कुछ गांधी जी बहुत ही नाराज हो गए। अब इस नाराजगी को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि अध्यक्षता छोड़ दी, वहीं पे अध्यक्ष बनने से मना कर दिया और पार्टी छोड़ के चला गया और एक पार्टी का गठन करता है जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक पार्टी का गठन करता है। और उसके बाद हुआ क्या, जब ये 1939 में छोड़ के चले जाते हैं तो अब अध्यक्ष कौन बनेगा, तो अब तो ना तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं और ना पट्टाभी सीतारमैया। अब तीसरे व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें अध्यक्षता के लिए चुन लिया जाता है। तो उसमें 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि त्रिपुरी वाला जो है वह कांग्रेस का अधिवेशन वोटिंग के द्वारा हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के द्वारा समर्थित थे वो हार गया और बाद में ये दोनों में से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब हम बात करेंगे 1940 का जो अधिवेशन हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। अब अबुल कलाम आजाद अब से क्या करते हैं, 45 तक वही अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि इस बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। 41 से 45 के बीच कोई अधिवेशन नहीं होता है और अबुल कलाम आजाद ही इसके अध्यक्ष बने रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल कलाम आजाद जो थे वो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आजाद थे। ये भी था कि अबुल कलाम बहुत ही यंगस्टर थे, सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और दूसरी बात 1946 में फिर अधिवेशन होता है, कहाँ पे, मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी करते हैं, जेबी कृपलानी। और 1947 में उसके बाद दिल्ली में होता है
जो अध्यक्ष बनते हैं वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा और कि अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यानी 1940 से 1945 तक। और कुछ लोगों ने कांग्रेस के बारे में कुछ कमेंट किया है, वो भी कई बार पूछा जाता है। वायसराय करजन ने क्या कहा था कि मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है कांग्रेस। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। स्थापना के संबंध में पेश किए जाने वाला सिद्धांत जो है कांग्रेस का क्या है, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत है, यानी कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा वाल्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।